बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में आपको बताएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दौरे पर खिताब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसियों को अपनाकर भारत ने मुआशी तरक्की कर ली। हमारी पॉलिसियां चलती तो आज मुल्क कहीं आगे होता। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं और हमेशा मुशावरत की है। मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। नवाज शरीफ ने मईशत बहाली का रोड मैप दे दिया। अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा दे दिया। कायद नून लीग ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में कहा, इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में ना पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। हमारी पॉलिसियों को अपनाकर भारत ने मुआशी तरक्की की। हमारी पॉलिसियाँ चलती तो आज मुल्क कहीं आगे होता। अवाम को गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। जो पैसा इंडस्ट्री में जाता है या जाए, कोई क्वेश्चंस ना पूछें आप उससे, एक भी रुकावट ना होती। अगर 1990 के मोमेंटम को हम आज जारी रखते, हमारा फर्ज बनता है, ये राइट है हमारा कि हम उनकी बेरोजगारी को दूर करें, पसमानदगी को दूर करें, अपने मुल्क के अंदर जहालत को दूर करें। साबिक वजीर आजम ने अपनी हुकूमत बनने की सूरत में शरह सूद कम करने का इशारा दे दिया। रेट था आज 22% पर है। 22% शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है। 2017 का सेंटिमेंट देखें आप, कौम का सेंटिमेंट उस वक्त क्या था। कौम क्या समझ रही थी कि हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की हो रही है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा रुपया मजबूत है, जो हमारा पॉलिसी रेट जो है वो 6.25% और आज 22%। मुझे बताएं 22% पे कौन यहाँ इंडस्ट्री लगाएगा, कौन बिजनेस करेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। कायद नून लीग ने कहा, अगर लोग तरक्की मांगते हैं, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है और ये सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हमें कठपुतली राज कबूल नहीं है। ताकत का सरचश्मा अवाम है और अवाम को ही सारे फैसले करने हैं। अगर लाडला बनना है तो सिर्फ अवाम का लाडला बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि 2018 की सियासत कबूल नहीं है। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी को दूसरी या चौथी मर्तबा आजमाने से बेहतर है कि मुझे मौका दें। नीयत ठीक और नजरिया और मंशूर एक होना चाहिए। अगर इक्तदार में आए तो हर काबीना मीटिंग का टॉप एजेंडा महंगाई में कमी के इकदाम होंगे। महंगाई के सुनामी से बचने के लिए तनख्वाहें दुगना कर देंगे। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फलसफा है कि ताकत का सर चश्मा अवाम है। लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। पाकिस्तान को 2018 में तबाह कर दिया। हम वही सियासत को फिर से कबूल नहीं करें। तो इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे। एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। इस मुल्क की आवाम की खिदमत करना इतना मुश्किल नहीं है। आपका नियत सही होना चाहिए। हम अपने आवाम को इस महंगाई की सुनामी से बचा सकें। बिलावल की 70 साला बाबों पर तनकीद दरअसल अपने बाबा पर तनकीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का बिलावल भुट्टो की तकरीर पर रद्द अमल। मजीद कहा, जरदारी साहब बिलावल के बाबा तो हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद हैं, वो किंग भी रहे और किंग मेकर भी हैं। बिलावल को अपने बाबा के हवाले से बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये उनका घरेलू मामला है। एबटाबाद में खड़े होकर वज़ीर आज़म बनने की अपील करना 110 किलोमीटर दूर मौजूद अहबाब तक अपनी ख्वाहिश पहुँचाना थी। माजी में भी एक लाडला बना था, अब भी लाडला बनने के लिए सब तगोदौ में मसरूफ। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमीशन जैन मैरियट ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह जाती उम्रा में मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिदार में आए तो बरतानिया के साथ शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए इक़दाम करेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक आज़ाद, काबिल एतमाद, शफाफ और जामे इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं।
चेयरमैन पीटीआई आज भी विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का इल्जाम था पीटीआई दौर में खवातीन ने मिलकर मुल्क को 4 साल लूटा। बुशरा बीबी और फरहत शहजादी की सरबराही में सारा काम होता रहा। इमरान खान जिस तरह विकेट के दोनों जानब खेल रहा है, उसका एक वकील निकलता है जेल से, वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट के पांव पड़ने को हम तैयार हैं, माफी मांग के उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन दूसरा वकील निकलता है, वो कहता है इंतखाबात में हमारा तो मुकाबला ही एस्टेब्लिशमेंट से है, इन्होंने पाकिस्तान को किस तरह लूटा। इंसाफ के तकाजे पूरे हों तो 9-10 मई के मास्टरमाइंड जो हैं वो बच सकें, या 190 मिलियन पाउंड के हड़प करने वाले बच सकें, या पिंकी साहिबा जो हैं उनकी करप्शन की दास्तानें जो हैं। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि बुज़दार साहब को अगर आप 6 घंटे कहीं खड़ा करके पूछ लें ना, तो वो बताएंगे कि 90% जो हिस्सा था वो ज़बान पर जाता था। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि ये दुनिया जानती है कि कराची किसका है, कराची के वारिस कौन है। खालिद मकबूल ने वाज़ेह किया कि एमक्यूएम ने 2002 में भी बल्दियाती इंतखाबात का बॉयकॉट किया था, जिस पर 85% वोटर्स ने वोट नहीं दिया था। हम तो 2002 में भी जमात इस्लामी को निजामत की खैरात दे चुके थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम नौकरी की तलाश करने वाले नौजवान बना रहे हैं, नौकरी देने वाला नहीं। नौजवान को आला तालीम दिलवाने से मुतालिक इक़दाम उठाने की जरूरत है। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बनाकर हमारा पानी हमें बेचा जा रहा है। एमक्यूएम इस शहर की बेहतरी के लिए काम करना चाहती है। तो हमने सही रास्ते तैयार किए हैं, आइन का, कानून का, अदालतों का। वो नहीं सुनेंगे तो फिर कभी और बात होगी। और ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब हमारी ताकत है। देखिए बायकाट के बारे में भी पता लग गया ना, बायकाट ऐसा होता है 88% लोग घर बैठ जाए तो खौफ नहीं, उसका असर बताता है कि बायकाट कामयाब हुआ है। तो एमक्यूएम ने एक ही बायकाट का अभी फैसला किया था, उसके असरात आप देख सकते हैं। हमें यहाँ के नौजवानों को इस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना है। बेरोजगार लोगों की इंडस्ट्री बन गई है। हम बेरोजगार लोग पैदा कर रहे हैं, हम जॉब सीकर पैदा कर रहे हैं, हम जॉब क्रिएटर पैदा नहीं कर पा रहे। तो ये यूथ आपके सारे मुल्क को तबाह करने के लिए काफी है। अगर हमने इनको प्रॉपर चैनलाइज नहीं किया तो 15 सालों से एक कतरा पानी जो है वो आया नहीं है नया। और जो हमारे पास पानी की लाइनों में पानी आता था, उस पर भी कराची में हाइड्रेंट बना के हमें हमारा ही पानी चोरी करके बेचते हैं। फौजी अदालतों के हक में हर तरफ से आवाजें उठने लगी। शोहदा फोरम बलूचिस्तान और सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली का मुतालबा कर दिया। शोहदाए पाकिस्तान को इंसाफ दिया जाए, फौजी अदालतों को बहाल किया जाए। शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई के बाद शोहदा के लवाहिकीन में गमो गुस्सा पाया जाता है। शोहदा को इंसाफ की फरहमी के लिए मिलिट्री कोर्ट जरूरी है। फोरम ने फौजी अदालतों को कलअदम करार देने वाले बेंच पर भी एतराज उठाया। उधर सिंध हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिमान ने खुद दरख्वास्त दी है कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार दिया था। बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी है। वकील ने कहा है कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए हैं उनमें एक तरीके के फैसले आ रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का सरमायाकारी के फरोग के लिए उठाए गए इक़दाम में पेश रफ्त पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की और मुआशी बहाली में पाक फौज के मुकम्मल ताउन के आज़म का यकीन दिलाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 7वां इजलास। कमेटी का कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फरोग के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, काबीना अरकान, निगरान सूबाई वज़राए आला और दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ वज़ारतों ने सरमायाकारी के फरोग और मुतय्यन शुदा अहदाफ के हुसूल के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी, जिन पर कमेटी ने इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम
मुनीर ने मुआशी बहाली में पाकिस्तानी फौज के मुकम्मल ताउन के अज़म का यकीन दिलाया। इलामी के मुताबिक कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल का जायजा लिया और निजकारी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की। कमेटी ने सरमायाकारी के फरोग के इकदाम और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम का भी जायजा लिया। कमेटी ने तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी के लिए जामा लाहे अमल बनाकर पेश करने की हिदायत की। कमेटी ने बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित में तेजी, सरकारी व निजी इदारों से ताउन के इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तान मुआशी बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुल्की सालमियत के पेश नज़र अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें अब रंग दिखाने लगी हैं। 2024 में शरह नमू 3.5% तक बेहतर करने का हदफ मुकर्रर किया गया। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न, अस्करी क़यादत और वफाकी हुकूमत की कोशिशें रंग लाने लगीं। 2024 में शरह नमू 5.3% तक बेहतर करने का हदफ मुकर्रर। स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, गैर कानूनी अफराद की मुल्क बदरी, मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होने लगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स में 57,000 से ज़ायद का इजाफा 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका। बरामदात में 15.1% सालाना इजाफा हुआ। सितम्बर 2023 में 5.2 बिलियन डॉलर रहा। IMF का पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के इक़दाम पर इजहार इत्मीनान। 70 करोड़ डॉलर के कर्ज की मंजूरी हो गई। पेट्रोल 2 और डीजल में 6 रुपए कमी। 2024 में GDP में 4.0% सरप्लस हासिल करने का अज़म। किफालत प्रोग्राम 93 लाख खानदानों को रिलीफ देने का फैसला। मुल्क में महंगाई और गैस बहरान के सताए अवाम सुन लें, आइंदा साल जनवरी से गैस की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी जाएंगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने बताया है कि रवां साल आलमी बैंक से 2 अरब डॉलर फंड्स मिलने का इम्कान है। कर्ज प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के लिए अभी से काम शुरू करना है। रवां साल आलमी बैंक से 2 अरब डॉलर फंड्स मिलने का इम्कान। हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला। मुआशी सतह पर आगे क्या होने जा रहा है? निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू में सब बता दिया। कहा इस वक्त 3 अरब डॉलर के प्रोग्राम की तकमील तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा IMF को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया है। इस्लामी तरक्याती बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से भी मजमूई 1 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है। FBR के 9,415 अरब रुपए के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। IMF ने 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त के लिए कोई पेशगी शराइत नहीं रखी। कर्ज प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त के लिए अभी से काम शुरू करना है। तेल और गैस की गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त हुई है। मारी पेट्रोलियम और कुवैत कंपनी के दरमियान MOU तय पा गया है। कुवैती कंपनी पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगी। मारी पेट्रोलियम दोनों कंपनियां मुंतखब करदा ब्लॉक्स में मिलकर काम करेंगी। तेल और गैस की तलाश के लिए मुश्तरका स्टडीज करवाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म और काबीना अरकान के असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। अनवारुल हक काकड़ के 4,81,82,580 रुपए के असासे 10 तोला सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर का कराची DHA में 40 लाख का घर है। एक प्लॉट की कीमत 1,25,000 रुपए है। मुर्तज़ा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना करोड़ों की मालिक। असासों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर। अनवारुल हक काकड़ मजमुई तौर पर 4 करोड़ 81,82,580 रुपए के असासे रखते हैं। दस्तावेज में 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की है। 20 एकड़ विरासती ज़रई जमीन 80 लाख रुपए और कराची DHA में 40 लाख रुपए मालियत का घर है। 2 बैंकों में 2 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद और माइनिंग लिमिटेड में 50,000 रुपए के शेयर्स हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर के असासे भी सामने आ गए। कराची DHA 6 में 40 लाख रुपए मालियत का घर, 1,25,000 मालियत का एक प्लॉट है। दोनों अराजी को वालिद से तोहफा मिलना जाहिर किया गया है। 2 अरब 79 करोड़ रुपए के नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और PSO में 3 लाख रुपए से जायद के शेयर्स हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी 2 करोड़ 32 लाख रुपए के असासे रखते हैं। 1 करोड़ 27 लाख रुपए का घर और अहलिया के इस्लामाबाद में 2 घर 31 लाख रुपए मालियत के हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि माहिर मईशत आबिद क़यूम ने कहा है कि बिजली और गैस की चोरी, डॉलर की कदर समेत खुराक की अजनास की कीमतों पर कंट्रोल
और अफगान ट्रांजिट ट्रेड से स्मगलिंग जैसे इक़दाम से हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हुई। कहा कि IMF ने भी इसकी तारीफ की है और अब देखना यह है कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत इन इक़दाम को कैसे फॉलो अप रखती है। ये यकीनन एक अच्छा शगुन है, और अगर हम इसको देखें चंद माह पहले जबकि डॉलर जो है वो 340 रुपए पे चला गया था और इसी तरीके से चीनी 200 रुपए पर किलो को क्रॉस कर गई थी, तो और उसके बाद से जो पाकिस्तान का कम बैक का सफ़र है जिसमें ना सिर्फ ये कि डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसकी जो थी स्मगलिंग उसको रोका गया, ग़िज़ाई अजनास की कीमतों को थोड़ा कंटेन किया, बिजली चोरी, गैस चोरी, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है उसके मिसयूज़ को रोका गया। तो ये सब वो पॉजिटिव अलामतें हैं जो कि पिछले 5-6 माह में हमारी इकॉनमी में हुई हैं, और IMF के रिव्यू मिशन ने उन्हीं चीज़ों की ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि रिकग्नाइज भी किया है। और गोइंग फॉरवर्ड अब ये देखना होगा कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों का फॉलोअप भी रखती है और उसको कंसिस्टेंटली लेके चलती है। IMF से कामयाब मुज़ाकरात के बाद कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज जबरदस्त तेजी के बाद 100 इंडेक्स 57,000 की हद अबूर कर गया। दूसरी जानिब डॉलर और सोने की कीमत को रिवर्स गियर लग गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 57,000 की हद अबूर कर गया। मार्केट 716 पॉइंट्स के इजाफे से 57,397 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 78 पैसे की कमी हो गई, जिसके बाद डॉलर 287 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 75 पैसे की कमी से 288 रुपए 75 पैसे पर आ गया। डॉलर के बाद सोने की कीमत भी कम हो गई। 500 रुपए कमी से फी तोला सोना 2,14,300 रुपए पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 428 रुपए की कमी से 1,83,728 रुपए हो गई। अगले हज के लिए वफाकी हुकूमत का पॉलिसी ऐलान। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी स्कीम के तहत लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेज मुतारिफ कराए गए। निगरान वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कहते हैं गुज़िश्ता साल से हज 1 लाख रुपए सस्ता किया गया है। अगर एयरलाइंस के साथ किरायों पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो 25 से 30 हज़ार मजीद बचत हो सकेगी। वफाकी हुकूमत का हज पॉलिसी का ऐलान। मुल्क की तारीख में पहली बार सरकारी स्कीम के तहत लॉन्ग और शॉर्ट हज पैकेज मुतारिफ करवा दिए। हज पैकेज गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 1 लाख रुपए सस्ता होगा। दरख्वास्तें 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। वफाकी मजहबी उमूर अनीक अहमद ने कहा कि पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 मुकर्रर किया गया है। किसी को मुफ्त हज नहीं कराया जाएगा। जो पहला फेज है वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। शुमाली व जुनूबी जोन से लॉन्ग पैकेज कुर्बानी के अलावा 10,75,000 और 10,65,000 होगा, जबकि 20 से 25 दिन का शॉर्ट हज पैकेज 11,50,000 और 11,40,000 बगैर कुर्बानी के रखा गया है। कुर्बानी के 60,000 रुपए अलग होंगे। फैजाबाद धरने वालों का एहतसाब होता तो सानह 9 मई न देखना पड़ता। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की 15 नवंबर को होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क सामने आ गए। 15 नवंबर को होने वाली कार्रवाई का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में अदालत उज़्मा ने लिखा, फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया, जिसमें माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी गई थी। 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैसले पर अमल दरामद न किया। फैसले के तनाज़ुर में न किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर एहतसाब हुआ। नतीजन कौम को 9 मई के वाक़यात देखने पड़े। और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। हादसात में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहर में ट्रैफिक हादसात ने अब तक 662 खानदान उजाड़ दिए हैं। गुज़श्ता शब बोल न्यूज़ के वर्कर इमरान सिद्दीकी को एक डंपर ने कुचल दिया था। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का केस। मुल्ज़िम अब्दुल समाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मलीर कोर्ट में आइंदा समात पर पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िम को वीडियो गेम्स खेलने और गाड़ी ड्राइव करने का शौक है। तफ्तीशी ऑफिसर मुल्ज़िम ने
वीडियो गेम से मुतासर होकर कत्ल की वारदात की। और अभी आपको खेल के मैदान से खबर देंगे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दूसरा सेमीफाइनल अब जारी था आज ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, और खबर आपको दे रहे हैं वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जनूबी अफ्रीका को हरा दिया है 3 विकेटों से, और अब सेमीफाइनल में से फाइनल में पहुंच गया है ऑस्ट्रेलिया। अब वर्ल्ड कप का फाइनल होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि इतवार को खेला जाएगा। बड़ा टाकरा होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान। दूसरा सेमीफाइनल आज खेला गया ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, जिसमें जनूबी अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया 3 विकेटों से, और अब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। और ये बड़ा टाकरा होगा इतवार के रोज इंडिया में, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल होंगे। सेमीफाइनल मैच के रिजल्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच आज जारी था, जिसमें जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दिया ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से, और अब इस वक्त ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है, जब उसका मुकाबला इतवार के रोज भारत से होगा। और बड़ा टाकरा फाइनल का मार्का होने जा रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को। दूसरे सेमीफाइनल के हवाले से आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको खेल के मैदान से, वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को दूसरे सेमीफाइनल में 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और अब फाइनल मैच होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बरोज इतवार। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। आपको खेल के मैदान से हम खबर दे रहे हैं, आपको बताएं कि आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है, भारत पहले से ही फाइनल में पहुंच चुका है, और अब फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान। इतवार को ये मैच खेला जाएगा। अहम खबर है, आपको बताएं कि आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेटों से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी है, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच गया है। और अब इतवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आपको बताएंगे दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और भारत के साथ साथ अब ऑस्ट्रेलिया भी वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है। इतवार के रोज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। देखना ये होगा कि 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी का फातेह कौन होगा, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया। आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है, और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। भारत पहले से ही सेमीफाइनल में मौजूद है, और अब वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और देखना यह है कि दोनों में से कौन इस ट्रॉफी को लेकर जाएगा। क्या ट्रॉफी भारत में ही रह जाएगी, या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत से छीन कर ये ट्रॉफी ले जाएगा। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी है। और नाज़रीन, बात हो रही थी कराची की बेहंगम ट्रैफिक की, तो कराची में बड़ी गाड़ियां भी जान लेने का सबब बनने लगी हैं। गुज़श्ता शब तेज़ रफ्तार डंपर ने बोल न्यूज़ के एक वर्कर इमरान सिद्दीकी की जान ले ली। करीमाबाद जमात खाने के करीब ट्रैफिक हादसे में माँ बेटा भी जाँ बहक हो गए और मामू जख्मी हुए। फैमिली न्यू कराची से मामू के घर लियाकताबाद जा रही थी। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का केस, मुलजिम अब्दुल समाद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मलीर कोर्ट का आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक मुलजिम को वीडियो गेम्स खेलने और गाड़ी ड्राइव करने का शौक है। मुलजिम ने वीडियो गेम से मुतासर होकर कत्ल की वारदात की। और खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पर डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर के हाथों एक ही खानदान के 6 अफराद को कुचलने का वाकया पेश आया था। पुलिस ने मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात भी शामिल कर दी हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने बताया कि हर पहलू से तफ्तीश की है। मुलजिम ने गाड़ी को फॉलो करके दूसरी गाड़ी को हिट किया। उन्होंने इस हवाले से का राइट है कि जब भी कोई एविडेंस देना चाहे वो एविडेंस दे, और उसका एक नया एविडेंस सामने आया जिसकी शिनाख्त हुई और प्रॉपर पता लगा कि इन्हीं के साथ स्कफल हुई थी, और उसके बाद फिर वो ऐड किया गया। तो इसलिए फिर उसको हम FIR का हिस्सा तस्वर करके हम आगे चलेंगे, और उसका राइट भी है। कोई कंसर्न नहीं है हमारे लिए, वो तमाम एक्यूज्ड हैं। हम इंशाल्लाह ताला उसको बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अभी हमने चूंकि बच्चा जो है वो तो जुडिशियल हो चुका हुआ है, तब उसका रिमांड
ऑब्टेन करेंगे नए ऑफेंसेस में और ATA कोर्ट से हम ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद फिर बाकी जो है मुलजमान जो शामिल थे उसमें उनकी शनाख्त करेंगे और फिर उनको भी क्वेश्चन सुने और उनको एड्रेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाइड हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। महकमा कस्टम्स के दावे धरे के धरे रह गए। चंद हफ्तों की बंदिश के बाद शहर में दोबारा स्मगल शुदा डीजल आना शुरू हो गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की नॉर्दर्न बाईपास के मुकाम पर कार्रवाई, करोड़ों रुपए का डीजल और ट्रॉलर जब्त कर लिया गया है। बलूचिस्तान से हब के रास्ते डीजल कराची स्मगल किया जा रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक जब्त किए गए डीजल और टैंकर की मजमूई मालियत 2 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद बनती है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। और अब बात करते हैं कुछ गजा की सूरत हाल की। तो सहूनी फौज का गजा के अल शिफा अस्पताल में दरिंदगी का मुजाहिरा। ईंधन खत्म होने पर गजा का बैरूनी दुनिया से मवासलाती राब्ता कट गया। हमास सरबरा इस्माइल हनिया के आबाई घर को मिसाइल हमले से निशाना बना दिया। फ़लस्तीनी पार्लियामेंट्री इमारत पर भी हमला किया। इसराइल ने जनूबी गजा पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को वहां से भी इनखला का कह दिया। सहूनी रियासत ने सलामती काउंसिल के मुतालबे को ठुकरा दिया। अब तक 11,000 से जायद शहीद और 28,000 से जायद फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। इसराइल का लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा छोड़ने का इंतबाह। सलामती काउंसिल के गजा जंग में वक्फे के मुतालबे को ठुकरा दिया। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के घर भी बम बरसा दिए। वीडियो जारी। इसराइली फौज ने जनूबी गजा पहुंचने वाले फ़लस्तीनियों को कहा कि वो वहां से भी इनखला कर जाएं। इसराइली फौज की जानिब से पम्फलेट गिराकर फ़लस्तीनियों को ये इंतबाह किया गया है कि ज़मीनी कार्रवाई का दायरा वहां तक फैलाया जा रहा है। इसराइल ने 13 अक्टूबर को शुमाली गजा में मुकीम अफराद को जनूबी हिस्से में मुंतकिल होने की धमकी देते हुए कहा था कि वहाँ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस वक्त जनूबी गजा में 15 लाख से जायद अफराद मौजूद हैं, जबकि वहाँ रोजाना की बुनियाद पर फिजाई बमबारी भी जारी है। इसराइल ने सलामती काउंसिल को जूते की नोक पे रखा हुआ है। काउंसिल के जंग में वक्फे के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया। मुतालबे के लिए करारदाद को माल्टा की जानिब से पेश किया गया था, जिसके हक में 12 वोट आए, जबकि अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली डिफेंस फोर्स ने वीडियो शेयर की जिसमें लड़ाका तैयारों ने एक घर पे बमबारी की और दावा किया कि वो इस्माइल हनिया का है। इसराइल फौज की गोलान ब्रिगेड ने दावा किया है कि इसने गजा में पार्लियामेंट्री इमारत को एक बड़ा धमाका करके मुनहदम कर दिया है, जिसकी वीडियो भी जारी की गई है। मगरबी किनारे में इसराइली दरिंदगी का मुजाहिरा। मोमर खातून को भी ना छोड़ा। चलने की सकत ना रखने वाली खातून को भी एक सहूनी फौजी घसीटते हुए ले जा रहा है। अल-शिफा अस्पताल में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौज ने लाउड स्पीकर पर पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनियों को खुद को हवाले करने का अल्टीमेटम दिया और 30 अफराद को अस्पताल के अहाते में बेलिबास करके और आंखों पे पट्टियां बांध कर तफ्तीश के लिए ले जाया गया। मुर्दा खानों से लाशें भी तहवील में ले ली। अद्वियात और तिबी आलात से भरे एक वेयर हाउस को भी धमाके से उड़ा दिया। ताहाल अस्पताल में 700 फ़लस्तीनी मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 100 की हालत तशवीशनाक है। 1000 तिबी अमले को इनकी तीमारदारी और इलाज करने की इजाज़त नहीं है। JUI रहनुमा फजलुर रहमान कहते हैं, पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते हम थक चुके हैं। अवाम वोट के जरिए इंतकाम लेंगे। 75 साल बीत चुके, अब नए जाविये से सोचना होगा। पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया गया, किसी के इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। फजलुर रहमान का कहना था, आज मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। इसराइल सिर्फ निहत्ते लोगों को ही मार सकता है। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते अब हम थक चुके हैं। 75 साल हमने पुरानी लकीरों की पैरवी की, हमने जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद इन अनासर की मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। अब हमें नए जाविये से सोचना होगा, हमें एक नई नजर के साथ सोचना होगा। पाकिस्तान का अमन तबाह कर दिया गया है। यहाँ इस वतन अजीज में आज इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और बहाने वाला भी मुसलमान होता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने का अज़्म डेवो एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठा लिया। डेवो एक्सप्रेस का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने का मंसूबा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करने वाला नामवर इदारा कराची और लाहौर के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसें और 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए पुरअज़म डाइवो एक्सप्रेस कंपनी का बड़ा फैसला। धुआं छोड़ती, धूल उड़ाती, टूटी फूटी बसों से जान छुड़ाने का वक्त आ गया। डाइवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियां मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली। मारूफ इदारे डाइवो एक्सप्रेस ने पाकिस्तान में 200 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस और कराची और लाहौर के लिए मजीद 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया, जिस पर आवाम कहते हैं कि जदीद ट्रांसपोर्ट आने
से बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलेंगी। कराची में ये जो 200 बसेस लाने का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही कारआमद साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कि सबसे बड़ा जो शहर है कराची, जिसकी मोबिलिटी का सबसे बड़ा जो मसला हमारे पास आता है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से आता है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डाइवो कंपनी ने। डाइवो वाले ने बड़ा अच्छा सिस्टम निकाला है। इससे स्मोक से भी फ़ायदा होगा और अच्छी सहूलत मिल गई, आवाम को अच्छी सहूलत मिलेगी इससे। इन्होंने बहुत अच्छा किया है डाइवो ने। ये इस तरह ये बाकी जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनको भी इस तरह करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, हमारे जो इन्वायरमेंट है माहौल के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। ये डाइवो ने अच्छा इकदाम किया है कि माहौल दोस्त गाड़ियाँ निकाली हैं, जिसकी वजह से शहर में फ़िज़ाई आलूदगी कम होगी। डाइवो का जो नाम स्टार्ट किया है इन्होंने स्टार्ट किया था बसों में, जो AC बसें थी, इसलिए आज तक इनकी सर्विस बहुत अच्छी रही है। अब जो इन्होंने माहौल को आलूदा कर रही थी, धुआं छोड़ रही बसें बहुत सी, उसी वजह से नई बसें इलेक्ट्रॉनिक मुहैया की हैं। डाइवो जो ने स्टार्ट से ही बड़ी अच्छी सर्विसेज दी हैं। अभी रिसेंटली ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए इन्होंने बड़ा ये माहौल दोस्त स्टेप लिया है। इस मंसूबे पर अगले 2 वर्षों में बतदरीज अमल दरामद होगा, जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों पर मबनी पहली इंटरसिटी बस सर्विस होगी। डाइवो एक्सप्रेस के जनरल मैनेजर शहरयार हसन का कहना है कि कंपनी ने जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की पहल भी की है। ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ये 200 इलेक्ट्रिक बसें मुल्क भर में कराची से हैदराबाद, पेशावर से रावलपिंडी, लाहौर से फैसलाबाद, लाहौर से सियालकोट वगैरह जैसे 17 मुख्तसर रूट्स पर चलेंगी। कंपनी को तवक्को है कि इलेक्ट्रिक बस अगले साल मौसम गर्मा में सड़कों पर आ जाएंगी और तमाम 200 बसें 2026 के वक्त तक काम शुरू कर देंगी। इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा फासला 225 किलोमीटर होगा, ताकि इन्हें चार्जिंग के लिए दौरान सफर रुकने की जरूरत ना पड़े। इन बसों के लिए कंपनी 3 से 4 चीनी बस मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर रही है। कराची में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप वीक का आखिरी रोज नए और बेहतरीन बिजनेस स्टार्टअप्स आइडियाज पेश करने वाले तलबा में कैश प्राइज तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक के आखिरी रोज मुल्क भर से आए नौजवानों ने बेहतरीन आइडियाज और स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज पेश किए। जामशोरो मेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उनकी टीम ने दुनिया में पहली बार केले के छिलके तने से लेदर बनाकर पहला इनाम अपने नाम किया। तो रेस्ट इज द हिस्ट्री आपके सामने, बस प्रोडक्ट डेवलप करते जा रहे हैं। अभी भी इंशाल्लाह अभी और भी काफी फीडबैक मिल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। प्लास्टिक को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर ईंटें बनाने वाले नौजवान ने दूसरी पोजीशन, जहरीली गैसेस का पता लगाने वाला आला बनाने पर कोयटा के नौजवान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। क्योंकि ये एक स्टार्टअप को एक एनर्जी भी मिलती है और उसके साथ एक ग्रोथ भी मिलता है। मुझे बहुत खुशी हुई IBA के अंदर आके कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमको मिले जहाँ के ऊपर हम अपने आके प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सरबराह डॉक्टर लाला रुख एजाज ने कहा कि इस किस्म के इवेंट से नौजवानों को हौसला मिलता है और नए आइडियाज मार्केट में मुतारिफ कराए जाते हैं। एंटरप्रेन्योरल कम्युनिटी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हों उतना ज़्यादा अच्छा है। नए आइडियाज़ फ्लरिश करेंगे, नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ की बाउंड्रीज पुश होंगी। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक में सलाहियत का मुजाहिरा करने वाले नौजवानों को अगर हुकूमती सरपरस्ती और मुआशी सपोर्ट हासिल हो जाए तो ये मुल्की मईशत में इजाफे में कारगर साबित हो सकते हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। खेल और खिलाड़ी की बात करते हैं। बाबर आजम की खिलाड़ी की हैसियत से सलाहियतें तस्लीम शुदा हैं। उन्होंने मुतादिद मौक़ों पर शानदार कारकर्दगी दिखाकर अपना लोहा मनवाया। बाबर की कायदाना अहलियत पर राय हमेशा मुनकसिम रही। ज़राए के मुताबिक साबिक टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने भी अपनी रिपोर्ट में बाबर के बर्ताव को शिकस्त की वजह करार दिया। बाबर ने जो कहा इस पर अमल ना कर सके। जुनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद उनकी मायूसी फैंस के दिलों पर बिजली बनकर गिरी। नवाज पर बाबर का एतमाद पल भर में जमीन पर आ गया। पल में तोला, पल में माशा के मुज़दाक बाबर की रविश पाकिस्तानी टीम को ले डूबी। ज़राए के मुताबिक टीम डायरेक्टर मिकी ऑर्थर ने भी अपनी रिपोर्ट में होशरुबा इंकिशाफात कर डाले। मिकी ऑर्थर के मुताबिक बाबर आजम वर्ल्ड कप के दौरान बहुत मगरूर रहे, पूरी टीम को साथ चलाने में नाकाम रहे, साथ ही खिलाड़ियों से भी उनका रवैया इतना अच्छा ना था। बाबर आजम खिलाड़ियों से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। बतौर कप्तान बाबर आजम टीम के लिए परफॉर्म ना कर सके। टीम डायरेक्टर के मुताबिक मेगा इवेंट के दौरान बाबर आजम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी मर्जी से फैसले करते थे, जिसका नुकसान नाकामी की सूरत में पूरी टीम को हुआ।
मार्वल स्टूडियो ने एक मर्तबा फिर नया सुपर हीरो मुतारिफ करवा दिया है जो विलन बनने स्पाइडरमैन से दुनिया को बचाएगी। हॉलीवुड फिल्म मैरी वेब का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जबकि ये फिल्म जल्द रिलीज होगी। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।